यस बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो 4 टाइप्स हमने आपको बताई थी, जिसमें पहली हमने आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्सोल्यूट। क्लियर। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके यहाँ, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर होता है इन विच the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Clear? Vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस बॉइलिंग पॉइंट में जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, यानी जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं, क्लियर, तब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। एलिवेट मतलब इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसका हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। द इंक्रीज इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी इसका जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया, जिसको कि हम कह सकते थे, मान लीजिए प्योर है तो हम इसको TB नॉट मान लेते, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है तो हम उसको TB मान लेते। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है बेटा? एलिवेट करता है। सो द सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा TB। दिस डेल्टा TB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर ऑल ऑफ यू। और ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा बच्चे? TB माइनस TB नॉट से। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब एज सिंपल एज दैट कि जब हम इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। तो इसका मतलब कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। क्लियर। और मोलालिटी कैसे कैलकुलेट होती है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आपने हटाया तो आपके पास आया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। मैंने यहाँ पे पूरा मोलालिटी इसलिए लिखा ताकि अगर कहीं मैं स्मॉल m लिखती और आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अब मैं उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वेयर KB इज मोलल elevation constant और इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। अब हम आपसे कहें कि डिफाइन दैट
टर्म मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटा? उसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हम मोलैलिटी को 1 मान लें, ठीक है, अगर हमारी मोलैलिटी 1 हो जाए तो हमारी डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगी? स्मॉल m के बराबर आ जाएगी, सॉरी, डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगी? के बी के बराबर, जहाँ पर के बी क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the elevation of the boiling point when the molality of the solution is taken as unity। जब हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 ले लेते हैं तब उसमें आया हुआ चेंज यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? और इसमें जनरली हम जो केबी की यूनिट ले लेंगे वो कौन कौन सी हो सकती थी? डिग्री। भाई अब केबी अगर आपको यहाँ से निकालना हो बेटा तो केबी इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी, यही आएगा। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट निकालो। डेल्टा टीबी की क्या हो सकती थी? डिग्री अपॉन मोलालिटी। अब अगर टेम्परेचर है तो हो सकता है ये केल्विन के फॉर्म में हो जाती, ये सेल्सियस के फॉर्म में हो जाती है ना। और इस मोलालिटी को भी हम डिफाइन कर दें और ज़्यादा तो केल्विन केजी पर मोल। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसकी यूनिट समझ में आ गई। आप इस इक्वेशन को जो हमारे पास है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, इसको हम सिंप्लीफाई कर ले फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू यानी फॉर द कैलकुलेशन वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बताया था आपको? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालते? मास अपॉन मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? डब्ल्यू से। केजी में चेंज करने के लिए आपने क्या किया? 1000 से डिवाइड किया अगर ये ग्राम में है। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास किसकी निकल के आ गई? मोलैलिटी की। इस मोलैलिटी की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले पे पुट अप करिए तो ये आपके पास आया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन m dash इंटू कैपिटल W। So this is the formula which is used to calculate the molar mass of the solute through elevation of boiling point। Clear all of you? इस इक्वेशन में जितने सिंबल है इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में फिर कंफ्यूजन ना रह जाए। जहाँ पर के बी क्या है ये लिखा है आपने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एम डैश क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल W क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? और अगर आपको इस फॉर्मूले में या इस पोर्शन में वंस इन अ वाइल, वैसे तो आपको नहीं पूछते हैं, वंस इन अ वाइल कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात कहें, कैलकुलेशन ऑफ मोलर elevation constant from enthalpy of vaporization
यानी थोड़ा सा ये इस टॉपिक में एक नया टर्मिनोलॉजी डाली कि हम केबी तो यहाँ से कैलकुलेट कर ही रहे थे, लेकिन अगर हमको केबी कैलकुलेट करना हो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म्स में, तब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते थे। तब हमारे पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर, ज़ीरो कर दो, नॉट कर दो, अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि अगर इसको लेटेंट हीट के फॉर्म में देखें तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू होता था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास। तो हमारी एंथैल्पी कैसे निकल के आई, लेटेंट हीट इनटू एम से। क्लियर। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लग सकते थे, तो इसका मतलब तब हम एक फॉर्मूला यहाँ पर और भी लगा सकते थे, वो क्या लगता, LV के फॉर्म में लगा लेते हम, ठीक। और लेकिन यहाँ पर इस एंथैल्पी अपॉन M यानी ऊपर के साइड में हमारे पास M भी आएगा, जिस M का मतलब होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड लेटेंट हीट के फॉर्म में ये फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला आ जाएगा KB इज इक्वल टू आर T0 का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू। इस एक फॉर्मूले के सारे सिंबल्स को आप अपनी कॉपी पे फिर से लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चे, KB इज इक्वल टू आर T0 का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू L सफिक्स V, वेयर T0 boiling point of the pure solvent, T0 boiling point of pure solvent, LV latent heat of vaporization per gram of solvent, per gram of solvent। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल R, R इज गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है कि या तो न्यूमेरिकल जूल में होगा या कैलोरीज में होगा। तो अगर जूल में होगा तब आप R की वैल्यू क्या रख लेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर कैलोरीज में है तो आप रख लोगे अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरीज डिग्री, सॉरी कैलोरीज डिग्री पर मोल। क्लियर बच्चा पार्टी। जब इस इक्वेशन में हमने इस लेटेंट हीट को चेंज कर दिया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, बिकॉज LV इज इक्वल टू होता है डेल्टा HV अपॉन मोलर मास। बस इस एक वैल्यू को इस इक्वेशन में आप लगा दीजिए तो आपके पास फॉर्मूला आ गया KB इज इक्वल टू R T0 स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू H सफिक्स V। सेम सिंबल है बच्चा, R का मतलब गैस कांस्टेंट, T0 का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हाँ, दो यहाँ पे सिंबल आपके चेंज हो गए, एक M जिसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे मोलर मास ऑफ solvent and HV means
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर बेटा जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जैसे हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करी थी और उसके बाद उसके एक न्यूमेरिकल को भी करके समझने की कोशिश करी थी, वैसे ही बच्चा इस एक पॉइंट का भी लास्ट जो टास्क होता है हम लोगों का वो होता है न्यूमेरिकल को अप्रोच करना। ठीक, तो इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग अप्रोच करके देखते हैं कि हम कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन को रीड आउट करके समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उसकी डिजिट मैं लिखती जाऊँगी, तो आप भी अपने पास नोट करते चलिए। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। क्या कहा मैंने? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हम किसको कह रहे थे? टीबी को, है ना? टीबी हमको कैलकुलेट करना है। कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। इसका मोलर मास आपको हमने क्वेश्चन में दे दिया 152। डिसॉल्व इन 31 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी ये हमको स्मॉल w मिल गया क्योंकि ये सोल्यूट हुआ। डिसॉल्व किस में हो रहा है? एसीटोन में हो रहा है। तो जब एसीटोन में हो रहा है तो एसीटोन हमारा सॉल्वेंट हो गया। जिसमें डिसॉल्व किया जाता है दैट इज सॉल्वेंट और जिसको डिसॉल्व किया जाता है दैट इज सोल्यूट। तो सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 31.4 ग्राम्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट का दे रहा है, प्योर दे रहा है हमको 56.30 डिग्री सेल्सियस। If the molecular elevation constant per 100 gram of acetone is 17.2, क्या कह रहा है वो? If the molecular elevation constant per 100 gram of acetone, इसका मतलब Kb की वैल्यू जो वो आपको दे रहा है वो 100 ग्राम में दे रहा है, 17.2 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सारी डिजिट हम लोग ने नोट कर ली। अब जब हमने सारी चीज़ें नोट करी तो हमारे पास फॉर्मूला तो बॉइलिंग पॉइंट का एक ही है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W इंटू 1000। एम आई राइट बच्चा पार्टी? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डेल्टा टी बी कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि हमारे पास के बी दिया गया था 17.2, स्मॉल w दिया गया था 0.456 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M हमें कितना दिया गया था 152 इंटू कैपिटल W हमें दिया गया था 31.4। क्लियर? इस पूरी डिजिट को आपने कैलकुलेट किया एंड देन यू फाइंड डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो आपने कैलकुलेट किया, लेकिन हमें क्या चाहिए था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। और स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी दो का डिफरेंस। किस दो का डिफरेंस? सॉल्यूशन माइनस प्योर स्टेट। क्लियर? और प्योर स्टेट के लिए टेम्परेचर उसने आपको दिया है, ये आपको मिल गया है पहले से क्वेश्चन में। डेल्टा टीबी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इस टीबी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करिए फटाफट और मुझे आंसर बताइए कि आपका क्वेश्चन में आंसर क्या आया। यस, वेरी गुड।
लेकिन बेटा इसको ना थोड़ा सा स्टेप में करके भी दिखा देना। आंसर तो आपने फट से ऐड करके मुझे दे दिया, बट जैसे मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर कर रही हूँ वैसे ही आप भी एक एक स्टेप लिखिएगा, बिकॉज बोर्ड में सारी मार्किंग आपकी स्टेप की होती है। क्लियर? सो क्लियर ऑल ऑफ यू? इस एक हेडिंग में किसी का कोई डाउट नहीं? आप इसी तरीके से जितने आपके इंटेक्स क्वेश्चन हैं बेटा और जितने आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है रिलेटेड टू द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, सभी बच्चे कल तक मुझे करके अपने डाउट्स के साथ बताएंगे। एक सिमिलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो बहुत कुछ इसी की तरह कॉमन है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको वो भी आप अभी समझेंगे, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और जो अगली हेडिंग हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले वाली क्या थी? हाँ, गुड। क्या थी बच्चे? यस, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेट कर रहा था। आपकी क्या हो गया? डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज कर गया। तो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन पढ़ी थी पहले कि बॉइलिंग पॉइंट की क्या होती है, यहाँ पर हम पहले किसकी पढ़ेंगे? व्हाट इज freezing point? So what is freezing point? Freezing point of a substance is the temperature at which the solid and liquid, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? solid and liquid forms of the substance are in equilibrium। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस के एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हम अपने पॉइंट पे ही आएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं कि जब हम किसी भी सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है। ये हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था और इस प्योर सॉल्वेंट के लिए इस प्योर सॉल्वेंट के लिए अब हम फ्रीजिंग पॉइंट के सिंबल को मान ले TF नॉट। प्योर है तो नॉट मानना पड़ेगा। जब प्योर सॉल्वेंट में आपने थोड़ा सा सोल्यूट मिक्स किया तो रिजल्टेंट बन गया सॉल्यूशन, लेकिन उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है। डिप्रेस मीन्स कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तब इन दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपकी क्या होगा? T0F माइनस TF, क्योंकि आपकी प्योर वाला ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। क्लियर? सिमिलरली इसको भी अगर हम एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल फॉर्म की तरफ लेके चलें तो हमारा न्यूमेरिकल में आएगा कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। If we reduce the sign of the directly proportional, then we use a term Kf into m, where Kf is molar freezing, या सॉरी मोलर फ्रीजिंग भी कह सकते थे, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? अब इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो तो क्या कर देंगे बेटा कि अगर हमने मोलालिटी 1 ले ली तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF के बराबर आ गया। सेम
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह। अब इसको डिफाइन करिए, टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन के फॉर्म में लाइए कि मोलर डिप्रेशन KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट when the molality of the solution is taken as unity। क्लियर। इसको न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए हमने फिर सिंप्लीफाई किया, तो फॉर्मूला हमारे पास आया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी को करिए मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? ये बिल्कुल सिंपली जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में था वैसे ही इसमें भी आ गया। इसमें भी अगर हमें मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को, अगर हमें मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, वहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा, वेपर था, तो हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर है सॉलिड, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। क्लियर बेबी। और जब एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ जमती है बर्फ़ तो उसमें कौन सी हमारे पास हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज ऑल्सो इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न अपॉन मोलर मास। तो फिर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक को रिकॉल करिए, तो KF इज इक्वल टू आ गया 1000 सॉरी RT0 स्क्वायर सॉरी RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। और LF को हमने सिंप्लीफाई करके ये रखा था, अगर हम इसी फॉर्म को इस फॉर्मूले पे पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया RT0 स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF। क्लियर बेबी। अब सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। M क्या है, मोलर मास है। और डेल्टा HF क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ तक सब बच्चों की समझ में आ गया। अब इस टॉपिक में भी लास्ट स्टेप हमारा होता है एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल, जिसे कि आप पढ़ के आइडेंटिफाई करना सीखें कि कैसे हम न्यूमेरिकल को रीड करेंगे और कैसे हम उसमें से अपने आंसर्स को, अपने क्लू को निकाल करके कैलकुलेशन करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल फटाफट आप सब अपनी अपनी कॉपी पेन रेडी रखिए। और न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा और इजी सा दूंगी आपको। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन containing 34.2 grams of cane sugar C12H22O11, clear, dissolve in 500 centimeter cube of water। फ्रोज एट टेम्परेचर, जमता है क्या चीज़, पानी है ना। उसने क्या लिखा, डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, फ्रोज एट -0.374 डिग्री सेल्सियस। जब आपने इस केन शुगर को इसमें मिलाया और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन के जमने का जो टेम्परेचर था वो क्या था, 0.374। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर हमारे पास आया ये क्या है, डेल्टा
डेल्टा TF दिया है 0.374 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा? निकालना हमको यहाँ पर KF है, लेकिन ये KF हमें इंथैल्पी की टर्मिनोलॉजी में नहीं निकालना बेटा, हमें अपने सिंपल न्यूमेरिकल की टर्मिनोलॉजी में निकालना है। तो हम जब हमें सिंपल टर्मिनोलॉजी में निकालना है तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या था? ये था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W अपॉन M डैश कैपिटल W अपॉन 1000। अब देखिए आपके पास डेल्टा TF ये गिवन है, यस, यहाँ पे पुटअप करिए। स्मॉल w यानी इतने ग्राम को इतने ग्राम में डिज़ोल्व करना है, यानी स्मॉल w दिया गया था 34.2, किस में डिज़ोल्व किया? इतने ग्राम वाटर में, तो w कितना दिया गया था? 500। क्लियर? m डैश मोलर मास ऑफ सुक्रोज आप कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा? 342 आएगा। सबको ऐड कर लीजिए, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो टोटल जब आप सब कुछ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 342। क्लियर बेटा? लेकिन उसने फिर ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में वो कह रहा है 34.2 डिज़ोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हम मोलालिटी निकालते हैं 1 kg यानी 1000 ग्राम में। यस और नो? निकालते हो ना बच्चा? तो यानी कि हमें पहले इस 500 से उसको पहले 1 kg में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब आप करोगे कि 34.2 ग्राम्स इन 500, तो इसका मतलब 1000 में कितना हो जाएगा? 500 में है 34.2 ग्राम, तो 1 में कितना हुआ? यूनिटरी मेथड। बहुत ज़्यादा हम आपको दिमाग पे जोर डालने के लिए नहीं कह रहे बेटा जी, सीधा सीधा कह रहे हैं। तो 1000 में कितना हो जाएगा? इंटू 1000, तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, यानी 1000 ग्राम में सुक्रोज कितनी डिज़ोल्व हुई? 68.4। अब आप इसको बजाय कि आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते, उसकी जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 68.4। वो 1 kg में आ जाएगा, तब आप न्यूमेरिकल की डिजिट को इजी कर पाएंगे। जैसे मैं कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। अब आपकी मोलालिटी कैसे निकलेगी बताइए? मोलालिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए आपके पास? 68.4, 68.4 ये आए इतने ग्राम्स अपॉन मास अपॉन मोलर मास, ये आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जब आपने 1000 में निकाल लिया, इसका मतलब इंटू 1, तो आपकी मोलालिटी कितनी आ गई? 0.2 m। अब जब आपके पास मोलालिटी ये आ गई, तब आपने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। डेल्टा TF हमारे पास था 0.374 इक्वल टू KF इंटू 0.2, सो हमारे पास KF आ गया 0.374 अपॉन 0.2, दैट मीन्स आंसर इज 1.87 केल्विन पर मोल। क्लियर? किसी का कोई डाउट? इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में सोचना पड़ता है कि क्या कह रहा है। जैसे अगर हमें सिंपली वो यहाँ पर 1000 की बात करता, 1 kg की बात करता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उसने हमको हाफ करा कि पहले हम उसको ओरिजिनल फिगर में कन्वर्ट करें एंड देन कैलकुलेट द मोल्स एंड देन कैलकुलेट द मोलालिटी एंड देन पुट द फाइनल वैल्यूज इन द फाइनल इक्वेशन। ओके, thank you so much.